बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी गर्मा गर्मी बल्कि गर्मा गर्मी, अदालती गर्मा गर्मी और फिर मौसमी गर्मा गर्मी, सब कुछ जारी है मुसलसल। क्या हालात हैं, क्या हालात होने वाले हैं, तो खबर यह है कि बड़ी गवाही लंका ढा देगी। ये किस केस में है, क्या नहीं है, ये भी बताता हूँ। मोदी का ख्वाब चकनाचूर हो गया, दावे धरे के धरे रह गए। शेर अब्दुल मरवत का मशवरा सिर्फ रिहाई, और 2024 की मुक्ति वाहिनी कौन है, ये सवाल क्यों उठा, ये भी आपको बताता हूँ। और फैसल वाडा ने इनकार कर दिया, और मुस्तफ़ा कमाल की माफी जो थी वो मुस्तरद हो गई। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, आज केस था तौहीन अदालत का। मैंने आपको बताई हुई थी कि 5 जून बड़ा अहम दिन है, तो तौहीन अदालत का केस था। फैसल वाडा ने जवाब जमा कराए थे, मुस्तफ़ा कमाल ने भी जवाब जमा कराए थे। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से फरोग नसीम पेश हुए थे, और 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। तो पहली बात जो हुई वो हुई फरोग नसीम साहब की कि मेरे क्लाइंट ने माफी मांग ली गैर मशरूत तौर पर, और अपने आप को अदालत के हवाले कर दिया, लिहाजा वापस कंडेम्प्ट की जो नोटिस है उसे वापस ले लिया जाए। अदालत ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, अपने रवैयों पर गौर करें। अटॉर्नी जनरल से कहा जनाब चेक करें कि इनकी जो 34 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तौहीन अदालत के कौन कौन से पहलू निकलते हैं। फरोग नसीम से पूछा निकलते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा जनाब जब फरोग पहलू ही नहीं निकलता तौहीन अदालत का, तो आपने माफी किस लिए मांगी। उन्होंने कहा एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से, एक जिम्मेदार रुकन असम्बली की हैसियत से माफी मांगी मुस्तफ़ा कमाल ने कि अगर किसी बात से तौहीन अदालत निकलती है तो मुझे माफ कर दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, गौर करें इस पे, और फिर जाके 34 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कम से कम, फिर हम सोचेंगे कि पता लगे हमें भी कि वो कैसे टीवी चैनल पे चलती है और कैसे आपने माफी मांगी, पूरी कौम को पता चले उतने ही 34 मिनट जितने की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और फिर दूसरी तरफ फैसल वाडा उन्होंने कहा जनाब मेरा इनकार है, मुझे तो बताया जाए कि प्रॉक्सी कहा गया, तो प्रॉक्सी साबित किया जाए मुझे, और मैंने किसी जज का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा आप तो वकील हैं, वकील बात करेंगे। तो वकील से बात की, तो उन्होंने कहा वकील साहब ने भी कहा कि जी मेरा जो क्लाइंट है उसने साफ कहा है कि मैं इनकार कर रहा हूँ, मेरे पे इल्जाम लगाया गया, तो उसकी जवाब हो, और किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा था कि जनाब 2 बंदे हैं, एक हैं अतर मिनल्ला और दूसरे हैं कौन, दूसरे हैं वो अपना उनके साथी जो जज हैं बाबर सत्तार जो हैं, उन दोनों पे इल्जाम उन्हें लगाया था। तो फिर जब नाम ले दिए तो फिर कौन कहता है कि नहीं। उन्होंने कहा ठीक है जी बिल्कुल कार्रवाई चले, हमने जवाब दे दिया। अदालत ने कहा 3 रुकनी जो बेंच था उसने, जो काजी साहब की सजा में चल रहा था, समाअत कर रहा था, उसने कहा आपको हम एक मौका देते हैं कि आप बाकायदा अपने बयान पर एक बार फिर नजर सानी कर लें, ताकि आपको एहसास हो जाए कि क्या आपने किया, क्या आप चाहते हैं, और कहाँ तक आप कायम रहना चाहते हैं और कहाँ तक नहीं रहना चाहते। लिहाजा अटॉर्नी जनरल को इनके बारे में भी कहा गया कि इनकी भी वो जो पैमरा ने आपको दिया स्क्रिप्ट, उसके तहत देख के निशानियां लगाएं कि कहाँ कहाँ तौहीन अदालत होती है और कहाँ नहीं होती। ये तो बात होगी आज की इसकी, अब चला गया आगे, इसमें बाद में होगा। दूसरी बात करते हैं शेर अब्दुल मरवत की। उन्होंने मशवरा दिया कि जनाब जो खान के चाहने वाले हैं वो छोटी छोटी सी बातों पर खुशियां ना मनाएं, कि जनाब मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, लुटियाँ डालें, जश्न मनाएं कि साइफर केस बढ़ गया। उन्होंने कहा छोटी छोटी खुशियां हैं और ये वक्त गुजारने के लिए ताखीदी हरबे हैं, असल मसला ये नहीं है। असल अगर आपने कोई काम करना है, खान की कोई खिदमत करनी है, तो मुहिम चलाएं रिहाई की, इससे कम पे सौदा नहीं हो सकता। मैं बाहर बैठा हूँ, दूर बैठा हूँ, मैं बीच में नहीं, लेकिन मैं मशवरा दे सकता हूँ इसलिए कि मैं खान का वफादार हूँ और खान के ही हुक्म पर मैं हर किरदार अदा करने को तैयार हूँ। लेकिन मैंने खुशियां मनाने वालों को फौरी तौर पर रोका इसलिए नहीं
कि उनकी खुशियों में मैं भंग न डालूं। ताहम ये मौका नहीं है इस तरह की खुशियां मनाने का, तो असल काम करें जो सॉलिड काम हो। तो उन्होंने कहा ये मेरा मशवरा है, बाकी जिसका जो दिल चाहे वो करे। मोदी का ख्वाब चकनाचूर, वादे धरे रह गए। उनका नारा था कि इस बार 400 से पार, यानी पहले कहा था उन्होंने शुरू में जब पहली दफा आए थे तो उन्होंने कहा था इस बार मोदी सरकार। अब की उन्होंने नारा दिया कि इस बार 400 से पार, यानी उनका ख्याल था कि 500 को जो नशिस्तें उनमें 400 को जो नशिस्तें वो ले लेंगे, क्योंकि वो कुछ नहीं हुआ भाई, रह गया काम। लेकिन आप ये सोचें कि 100 करोड़ की आबादी, यानी वोटर्स की आबादी तो बहुत बड़ी है, 100 करोड़ के वोटर्स में से कहीं भी कोई फड्डा नहीं हुआ, ना ईवीएम बैठा, ना ही वो जो था आरटीएस जो है वो बैठा, ना ही किसी पर सवाल उठे। हारने वालों ने हार मान ली, जीतने वालों ने जीत मानी। इसको कहते हैं एक बड़ी जमहूरियत, चाहे लाख इख्तलाफ हो। लेकिन अब जो पार्टियों के जो तनासब आया, इसमें कांग्रेस भी खुश है कि माजी के हवाले से उसको ज्यादा सीटें मिली, 99 उसके पास है। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे 430 नहीं 240 हैं किसके पास, बीजेपी के पास, और 37 हैं वो जो समाजवादी पार्टी के पास तीसरे नंबर पे वो है। कांग्रेस खुश है कि उसको कामयाबियां ज्यादा मिली हैं इस बार पहले से, माजी के हवाले से। और बीजेपी खुश है कि सादा अक्सरियत उसकी हो जाएगी, उसके इत्तेहादियों के साथ मिलके वो हुकूमत बना लेंगे। लेकिन पाजी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ भी काम आ सकती है, क्योंकि हर जमहूरियत में, हर मुल्क में, हर जगह इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार होता है। इस्टेब्लिशमेंट को मोदी सरकार ने यकीन दहानी कराई होगी कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, और दफा 400 से पार, तो 400 से क्या हो 300 तक नहीं पहुंच सके। सादा अक्सरियत भी उनके इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनेगी, वरना नहीं। तो जो इंडिया यानी जो इत्तेहाद है दूसरी अपोजिशन जमातों का, जिसमें कांग्रेस बड़ी पार्टी है सबसे, जिसने 99 लिए यानी 99, तो उनकी पार्टी के जो है इत्तेहाद के वो भी 231 हैं। एक तरफ है 240, दूसरी तरफ है 231। भाई कोई कम पै सकता है कि नहीं पै सकता? सोचो जरा इस पे। इस्टेब्लिशमेंट सब जगह अपना किरदार अदा करती है। अगर कहीं 19-20 हो गई तो जरूरी नहीं है कि सादा अक्सरियत से मोदी साहब सरकार अपनी बना लें हुकूमत। ताहम चांसेस यही है कि उन्हीं की हुकूमत बन जाएगी। ताहम इंडिया टुडे के जो दावे थे ना, वो धरे के धरे रह गए। और वहां के तो एक सहाफी साहब स्क्रीन पे आके रोते रहे कि हाँ जी मेरे अंदाजे गलत हो गए, मैंने गलत किया। अंदाजे बड़े बड़े थे कि बहुत ज्यादा जनाब मोदी सरकार ने कमाल कर दिया, भारत को दुनिया में एक सर उठा के चलने वाला मुल्क बना दिया। लेकिन भाजी वो थे गुर्बत, सेहत के मसले, बाकी मसले मसाइल, आबादी के मसाइल, बहुत से मसाइल ऐसे हैं। और फिर मोदी का वो जो टोका चल रहा है ना, वो जो गंडासा कसाई का, जो जिसकी वजह से उसे कसाई कहा जाता है, वो अकलियतों पे बहुत ज्यादा, लिहाजा उसका रिएक्शन आ गया। तो सादा अक्सरियत भी बगैर इत्तेहादियों के नहीं ले सके, जिनका ये दावा था कि 400 से ऊपर जाएंगे। अब आते हैं बड़ी गवाही की तरफ। बड़ी गवाही 190 मिलियन का अब है, उसमें 3 गवाहियां आनी हैं। उसके बारे में एक शोर हुआ था कि रियाज मलिक को कहा गया कि आओ जी इमरान खान के खिलाफ गवाही दें और आपकी गवाही जो सोने पे सुहागा होगी। लेकिन उन्हें कहा ऑन माई डेड बॉडी, ये बड़ा मशहूर हुआ कि उन्होंने कहा नहीं जी भाई मैं मर सकना पर गवाही नहीं दूंगा। तो अब कहने वाले कह रहे हैं इस्लामाबाद की फिजाओं से चुगली हो रही है, फिजाएं बता रही हैं कि कोई गवाह ढूंढ लिया गया, बड़ी गवाही आने वाली है, कैसे आने वाली है कैसे नहीं। इसी केस में 190 में गवाही आने वाली है। और वो गवाही किसकी होगी इसके बारे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है जुल्फी बुखारी है, कोई कह रहा है जी शहजाद अकबर है, लेकिन ये सब बाहर हैं। और जिसका तीसरा नाम है वो भी बाहर ही है, वो है जनाब फरा गोगी, जनाब यानी अलमारूफ पिंकी साहबा की कार खास। लिहाजा उनका नाम लिया जा रहा है कि भाई राबते जिन्हें कम हो गया उन्होंने, और वो किसी वक्त भी गवाही दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये बात की बात है। लेकिन कहा यह जा रहा है, फिजाएं ये चुगली खा रही हैं कि वो खुद भी पाकिस्तान आ सकती हैं। और ये वही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रियाज मलिक का जहाज इस्तेमाल किया, और रियाज मलिक के जहाज पर ही मुल्क से वो फरार भी हुई थी। तो वो आ सकती हैं, और अगर नहीं आएंगी तो सफारत खाने में बैठ के वो वीडियो लिंक पर गवाही दे सकती हैं।
تو یہ گواہی اگر آ گئی خدا نہ خواستہ یا مطلب مینج کرنے والوں نے مینج کر لی تو خان اعظم کے لیے مسئلہ بنے گا. 190 ملین میں بھی پھر سزا ہوگی. سزائیں ہوتی رہتی ہیں. جو کہا جا رہا ہے یہ سارے سیاسی کیس ہیں, تو سیاسی کیس اسی طرح بنتے ہیں, اسی طرح ان کا جواب ملتا ہے. لیکن ایک اور سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 71 کی ویڈیو چلی ہے اس خاص موقع پہ, اور اس میں کہا جا رہا ہے شیخ مجیب جو ہیں وہ غدار نہیں تھے, یحییٰ خان غدار تھا, اور اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ آج کے عاصم منیر جو سپہ سالار ہیں وہ غدار ہیں, اور اپنے آپ کو کہا جا رہا ہے یعنی عمران خان کے جو چاہنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بھی اسی طرح ہیں, زبردستی کو انہیں غدار بنایا جیسے مجیب الرحمان تھا. لیکن اگر یہ ساری چیزیں مان لی جائیں تو اس ویڈیو کے ذریعے پھر مفتی بانی کون ہے؟ مفتی بانی کا بھی تو ثابت کرنا پڑے گا, کیونکہ سقوط ڈھاکہ میں بڑا کردار مفتی بانی نے ادا کیا, جس کی سرپرستی کر رہے تھے بھارتی حکومت کر رہی تھی, اور انٹرنیشنل میڈیا کر رہا تھا, CIA کر رہا تھا پاکستان کو 2 لخت کرنے کے لیے. وہ کون ہے؟ تو اب سوال نشان یہی ہے کہ 2024 کی مفتی بانی کون ہے؟ سوچیں, غور کریں. حمید الرحمان کمیشن کو کہا گیا عام کیا جائے, وہ عام ہو چکا ہے, ویب سائٹ پہ بھی آ چکی ہے, ویسے بھی بازار میں موجود ہے, لیکن اس کی روشنی میں ڈھونڈیں کہ مفتی بانی کون ہے, مزید پاکستان کو کون توڑنا چاہ رہا ہے, اس کی سرپرست کون ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہے, لوکل لوگ ہیں, سہولت کار ہیں, کالی بھیڑیں ہیں, یہ کالے پونڈ ہیں. آج اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.